स्टूडेंट्स, आज हम जो आपका KYPM का पेपर है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है डायमेंशंस ऑफ 1/μ0 ε0 वेयर द सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स आर। तो हमने डायमेंशंस बतानी है 1/μ0 की। तो आप लोगों को पता है कि μ0 जो होता है वो है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और ε0 जो होता है वो है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो लेकिन आप लोगों को एक फार्मूला याद रखना है, वो क्या है कि जो वेलोसिटी होती है किसकी, लाइट की या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, तो वो किसके बराबर होती है, दैट इज़ इक्वल टू 1/√μ0 ε0। ये फार्मूला आपको याद रखना है। ये मैंने आपको पहले भी करवाया था जब हमने कंपेंडियम के क्वेश्चन किए थे डायमेंशंस के, उस वक्त मैंने आपको करवाया था। तो सी जो है यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है या वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कह सकते हो, दैट इज़ इक्वल टू 1/μ0 ε0। जिसका मतलब ये हुआ कि अगर हम दोनों साइडों की स्केयरिंग करें तो सी का स्केयर किसके बराबर बन जाता है, 1/μ0 ε0। तो μ0 ε0 के बराबर बन जाता है। तो हम ये बात कह सकते हैं, हमें दिया गया है 1/μ0 ε0, तो उसकी डायमेंशनें वही होंगी जो वेलोसिटी के स्केयर की होती हैं। तो वेलोसिटी की आपको पता है L1 T-1 होती हैं, तो वेलोसिटी के स्केयर की L2 T-2 हो जाएंगी। तो L2 T-2 जो है, तो ये सी ऑप्शन जो है आपका, तो L2 T-2 जो है ये आपको बता रहा है। तो इसका मतलब ये डायमेंशनें जो हैं सही हैं, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो सी आ जाएगा। तो आपको अगर ये फार्मूले अच्छी तरह से आते हों तो आप बिल्कुल ईजिली इसको कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द पेयर हुज डायमेंशंस आर इक्वल। तो आपने इनमें से ऐसा पेयर ढूंढना है जिसकी डायमेंशनें एक जैसी हों। तो वो कौन सा है, दैट इज़ टॉर्क एंड वर्क, क्योंकि वर्क की डायमेंशनें जो हैं वो भी होंगी m1 L2 T-2, उसकी डायमेंशनें वर्क की m1 L2 T-2, और जो टार्क होता है उसकी भी यही डायमेंशनें होती हैं, क्योंकि वर्क जो है वो भी होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस और टार्क जो होता है वो भी होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो इसका मतलब सेकंड क्वेश्चन का हमारा ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो है उसमें है कि द डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ इज़ 1.5 × 10⁻11 मीटर एंड इट्स एंगुलर डायमीटर इज़ 2000 सेकेंड। व्हेन ऑब्जर्व्ड फ्रॉम अर्थ द डायमीटर ऑफ द सन विल बी। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि अर्थ से ये अर्थ है, तो यहाँ पर सन है। तो अगर हम अर्थ से के किसी पॉइंट से, अर्थ पर हम कहीं पर भी हैं, तो अर्थ से अगर हम सन को देखते हैं तो सन हमें कितना एंगल बनाता हुआ नज़र आता है। ये जो एंगल हमें मिलता है अर्थ के ऊपर, ये बन रहा है किसके बराबर, 2000 सेकंड के बराबर, 2000 सेकंड के बराबर बन रहा है। तो सन से अर्थ का जो डिस्टेंस है दैट इज़ इक्वल टू, ये जो डिस्टेंस है जैसे ए से लेकर पी पॉइंट तक जो डिस्टेंस है दैट इज़ इक्वल टू 1.5 × 10⁻11 मीटर। तो अब हमने क्या करना है, हमने इसका डायामीटर ढूंढना है। ये जो हमारे पास डायामीटर बन जाता है AB, इसको हमने ढूंढना है। तो डायामीटर हम कैसे ढूंढेंगे, डायामीटर ढूंढने के लिए हम ऐसा करेंगे कि हमें पता है कि ये जो हमारे पास डायामीटर होता है, अगर हम इस डिस्टेंस का नाम R रख लेंगे, तो हमने ये फार्मूला किया हुआ है कि D = R थीटा। अगर ये थीटा है तो D = R थीटा। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो डिस्टेंस हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, R की वैल्यू किसके बराबर दी हुई है, 1.5 × 10⁻11। तो और हमने थीटा के बदले लिखना है 2000, तो डिवाइडेड बाई कितना, क्योंकि ये सेकंड है, सेकंड के पहले हम मिनट्स बनाएंगे डिवाइडेड बाई 60। तो फिर से हम उसके क्या बनाएंगे, मिनट्स के बाद उसके हम डिग्री बनाएंगे। तो डिग्री बनाने के लिए फिर से हम उसको 60 से डिवाइड करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इसको 3600 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास डिग्रीज़ बन जाएगा।
तो डिग्रीज़ को हमने चेंज करना है रेडियंस में, क्योंकि जो एसआई यूनिट होता है एंगल का वो रेडियन होता है। तो कितना हो जाएगा, पाई डिवाइडेड बाई 180, पाई डिवाइडेड बाई 180। तो अगर हम पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ कर लेते हैं, तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास जो वैल्यू बन जाती है दैट कम्स इक्वल टू that is coming equal to 1.45 इंटू 10⁻⁹ मीटर। तो ये हमारे पास वैल्यू आती है। तो लेकिन इसमें ना जो ऑप्शन ए आना चाहिए, तो लेकिन ए में 10⁻⁹ के बदले 10⁻10 लिखा गया है, तो इसका सही माने में ऑप्शन बनेगा ए। तो लेकिन इसमें ऑप्शन में थोड़ी सी मिस्टेक है, तो ये बनना चाहिए 2.4 सॉरी नॉट फर्स्ट वन, एक मिनट के लिए, इट शुड बी द ऑप्शन शुड बी सी 1.45 इंटू 10⁻, यहाँ 10 लिखा गया, बेसिकली 9 आना चाहिए था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो गया। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा क्या बताया गया है, इसमें ये बात बताई हुई है कि इफ़ द वेलोसिटी v, एक्सेलरेशन a and force F are considered as the fundamental units, the dimensions of the Young's modulus will be। तो हमने ना फंडामेंटल यूनिट्स किन किन को मानना है, वेलोसिटी v को, एक्सेलरेशन a को और फोर्स F को हमने फंडामेंटल यूनिट्स मान लिया। तो हमने यंग्स मॉडुलस की फिर हमने क्या निकालनी है, डायमेंशंस निकालनी है। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, हम ऐसा करेंगे कि जो यंग्स मॉडुलस होता है, यंग्स मॉडुलस की जो डायमेंशनें होती हैं वो होती हैं m1 l-1 t-2, ये डायमेंशनें होती हैं यंग्स मॉडुलस की। तो हमने किस किस को माना, हमने माना सबसे पहले तो वेलोसिटी को v⁻a रख लेंगे, एक्सेलरेशन b रख लेंगे और फोर्स c रख लेंगे। तो हम इनकी डायमेंशनें लिखते हैं। तो v की डायमेंशनें l1 t-1 a, एक्सेलरेशन की l1 t-2 b, फोर्स की m1 l1 t-2 c। तो इसमें जब हम इसको इजी बनाते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास बन जाता है l की पावर a t की पावर -a, l की पावर b t की पावर -2b, m की पावर c l की पावर c t की पावर -2c। ये बन जाएगा। अगर हम इसको देखें तो हमारे पास क्या बनेगा, m की पावर c l की पावर a प्लस b प्लस c, ये बन जाएगा। और t की पावर -a -2b एंड -2c। तो इसका मतलब हमारी दोनों तरफ की डायमेंशनें अगर इक्वेट करेंगे, m की पावर को m के पावर के साथ इक्वेट करेंगे, तो हमारे पास बन जाएगा c इज़ इक्वल टू, हमारे पास यहाँ पर जो बन जाएगा c किसके बराबर बनेगा, c विल बी इक्वल टू, c जो है दैट विल बी इक्वल टू 1, a प्लस b, हम इसको सेकंड लाइन में लिख लेते हैं, c इज़ इक्वल टू 1। तो a प्लस b प्लस c दैट विल बी इक्वल टू -1 -a -2b -2c इज़ इक्वल टू -2। तो जब आप इन तीन इक्वेशनों को सॉल्व करते हो, c की वैल्यू तो सामने आ गई हमारे, तो अगर हम इन तीनों इक्वेशनों को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आती हैं, c की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाती है, इनको कैलकुलेट करने पर a की वैल्यू -4, और उसके बाद जो b की वैल्यू आ जाती है, b की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाती है, c की वैल्यू तो 1 आ ही चुकी है। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पर देखेंगे, हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, v की पावर a के बदले लिखेंगे -4, तो इसी तरह से a की पावर कितनी हो जाएगी, b की पावर, b का मतलब 2, और f की पावर c विल बी इक्वल टू 1। तो v -4 a2 और f, ये हमारे पास रिज़ल्ट आएगा। तो अगर हम इसको कैलकुलेट इसमें से देखें तो हमारा कौन सा सही बन रहा है, v -4 a2 एंड f। तो इसमें b जो है वो करेक्ट आंसर हमारा बन रहा है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ मैंने आपके लिए जो बीच में काम छोड़ा है वो आपने क्या करना है, इक्वेशनों को सॉल्व करना है, वो आपने बहुत की हुई हैं।
अपनी 9th-10th क्लास में इक्वेशनें सॉल्व करनी आती हैं आपको, तो आप इसको करोगे, सॉल्व करके देखोगे तो आपकी वैल्यूज़ वही एग्जैक्टली वही आएंगी जो मैंने बताई हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा ऐसा बताया गया है कि द डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन एम एल एंड सी हो गया चार्ज के लिए, कूलम, आर गिवन एज, तो ये हमें बताया गया है मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशनें क्या होती हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशनें जो हैं, इसके लिए आपको एक फार्मूला याद रखना होगा। वो क्या होता है कि जो फोर्स होती है, अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चलता है ना, तो उसको फोर्स लगती है। ये मैं क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सॉल्व कर रहा हूँ, क्वेश्चन 5। तो मैं आपको ये बात बता दूं कि अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो उसको फोर्स लगती है कितनी, क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। यहाँ पर क्यू चार्ज है, वी वेलोसिटी है, बी मैग्नेटिक फील्ड है और थीटा जो है वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल है। तो हमने निकालनी किसकी डायमेंशंस हैं, हमने डायमेंशनें निकालनी है बी की। तो बी किसके बराबर हो जाएगा, एफ डिवाइडेड बाई क्यू वी साइन ऑफ थीटा। तो बेटा आपको पता है कि साइन थीटा की तो कोई डायमेंशनें होती नहीं हैं, क्योंकि साइन थीटा तो उसकी सिर्फ वैल्यू होती है, उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। तो फोर्स की क्या बन जाएंगी, फोर्स की m1 l1 t-2, और चार्ज के बदले कूलम लिख देते हैं, वेलोसिटी के बदले लिख लेंगे L1, वेलोसिटी के बदले लिख लेंगे L1 t-1, और साइन थीटा की कोई नहीं होती। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई करने पर क्या बन जाएगा, m1, तो इसमें l की पावर ऊपर और नीचे कैंसिल हो जाएंगी, तो t की पावर -1, t की पावर -2 ऊपर है तो नीचे वाला -1 ऊपर जाकर +1 हो जाएगा, t की पावर -1 एंड c रेज टू पावर -1। ये डायमेंशनें बन जाएंगी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की। तो m1 t-1 c-1। तो इसमें हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे पास सही बनता है। इसमें जो हमारे पास ऑप्शन सही बन रहा है वो है सी ऑप्शन, m1 t-1, m1 ये हमारे पास क्या आ रहा था, ये आ रहा था m1 t-1 c-1। तो ऑप्शन जो है सी जो है वो करेक्ट है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्रेशन फॉर टाइम इन टर्म्स ऑफ जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट एंड स्पीड ऑफ लाइट इज़ प्रोपोर्शनल टू। मतलब इसमें भी हमने क्या बनाना है, हमने किसकी डायमेंशनें निकालनी है, टाइम की। तो फंडामेंटल यूनिट्स किस किस को ले रहे हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को, प्लैंक्स कांस्टेंट को और स्पीड ऑफ लाइट को। तो इसको हम कंसिडर कर रहे हैं, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं कि किसके बराबर ये आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या है कि किसका डायमेंशनें कही गई हैं, टाइम की। तो टाइम की क्या होती हैं, m1 m0 l0 एंड t1, क्योंकि टाइम है। तो इसमें हमें दिया क्या क्या गया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट और साथ में वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो अब इसकी x पावर रख लो, इसकी y रख लो, इसकी z रख लो, ठीक है। तो उसके बाद आप सबकी डायमेंशनें लिखो। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की होती हैं m-1 l3 t-2 रेज टू पावर x। प्लैंक्स कांस्टेंट की होती हैं m1 l2 t-1 रेज टू पावर y। और वेलोसिटी की आपको पता ही है, चाहे लाइट की वेलोसिटी हो या किसी चीज़ की वेलोसिटी हो, उसकी डायमेंशनें बन जाती हैं कितनी, उसकी डायमेंशनें l1 t-1 बन जाती हैं। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने पर क्या हो जाता है, ये हमारे पास किसके बराबर बन जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू, ये किसके बराबर बन जाएगा, दिस इज़ m रेज टू पावर -x, l की पावर 3x, t की पावर -2x और साथ में m की पावर y, l की पावर 2y, t की पावर -y, l की पावर z, t की पावर -z। इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। दिस विल बी इक्वल टू, ये किसके बराबर हो जाता है, दिस विल बी इक्वल टू m रेज टू पावर -x प्लस y, l की पावर 3x प्लस 2y
प्लस जेड और टी की पावर -2x -y -z, ये हमारे पास वैल्यूज़ बन गई। तो अब हमारी जो इक्वेशंस बन जाएंगी -x दैट विल बी -x + y दैट विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि उस साइड कंपेयर करना है, m की पावर उधर 0 है लेफ़्ट साइड पर, तो इधर भी m की पावर जो है -x + y उधर 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर 3x + 2y + z विल बी इक्वल टू 0, और उसके बाद -2x -y -z विल बी इक्वल टू 1। तो इसमें से अगर हम x y z की वैल्यू कैलकुलेट करें इन तीनों इक्वेशनों को सॉल्व करके, तो इसके लिए हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो आप इसको खुद सॉल्व करोगे और क्विकली सॉल्व करोगे, जितनी तेज़ी से हो सकता है उसको सॉल्व करोगे। तो इसमें हमारे पास जो वैल्यूज़ आ जाती हैं, x की वैल्यू जो है वो आ जाती है 1/2, x की वैल्यू 1/2 आ जाती है। तो इसमें y की वैल्यू जो है वो भी 1/2 आ जाती है, और z की वैल्यू जो है वो -5/2 के बराबर आ जाती है। आप इसको कैलकुलेट करके देख लेना, अगर इसमें आपको कोई डाउट लगेगा, कोई प्रॉब्लम रहेगी, तो मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा। तो हमने पुट करना है इसको इक्वेशन में, तो हमारे पास बन जाएगा g की पावर x था, g की पावर x था, तो x कितना हो गया 1/2, y तो h जो है उसकी पावर y थी, तो वो भी आ गया 1/2, और जो c था उसकी पावर थी z, वो हो गया -5/2। तो हम इसको लिख सकते हैं g/1/2 h/1/2, तो डिवाइडेड बाई c/5/2। ठीक है, तो जो 1/2 होता है ना, उसका मतलब होता है रूट, दैट मीन्स इट विल बी इक्वल टू रूट ऑफ GH डिवाइडेड बाई c/5, GH डिवाइडेड बाई c/5। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है टाइम की। ये क्योंकि टाइम की हमने डायमेंशनें निकाली किसकी टर्म्स में, जब हमने फंडामेंटल यूनिट कौन से लिए, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट और c यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो इसमें हम ऑप्शन देखते हैं कौन सा बनता है। इसमें हमारा जो सही ऑप्शन बन रहा है, तो वो बन रहा है ए ऑप्शन, GH डिवाइडेड बाई c/5। तो इस तरह से ये हमने क्वेश्चन किया। ये क्वेश्चन हमारा था क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कर लेते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें हम देख लेते हैं, ये तो मैंने आपको करवा दिया था। तो उसके बाद नेक्स्ट अब देखिए कि क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा क्या बताया गया है, क्वेश्चन नंबर 7 में ये बात बताई हुई है कि इसमें ये कहा द मैक्सिमम एरर्स in the measurement of resistance, current and time for which the current flows in an electrical circuit are 1%, 2% and 3% respectively। ठीक है, तो the maximum percentage error in the detection of the dissipated heat will be। तो इसके लिए बच्चे आपने ये करना है कि जो सबसे पहले हमने देखना है कि जो एनर्जी डिसिपेट होती है, यानी जो हीट डिसिपेट होती है, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये आप लोगों ने अपनी 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। तो वो क्या होता है, हीट जो डिसिपेट होती है दैट इज़ इक्वल टू I²RT, I²RT के बराबर होता है। तो अब आपको ये भी पता है कि जब एरर्स होते हैं परसेंटेज में या रिलेटिव एरर्स होते हैं, तो अगर कोई क्वांटिटीज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो एरर्स सीधा ही ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पर लेकिन एक I की पावर 2 है, तो जिसकी पावर हो तो उस पावर को हम पहले ले आते हैं, जैसे 2 तो करंट में कितना परसेंटेज एरर है 1%, तो 2 एक मिनट के लिए करंट में कितना परसेंटेज एरर है, करंट जो है द मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, करंट एंड टाइम। सबसे पहले रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस में 1%, करंट में 2%, तो इसका मतलब 2 × 2%
क्योंकि 2 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि आई का स्क्वायर था उसको पहले ले आते हैं। अगर किसी चीज़ का क्यूब हो तो हमने 3 को पहले ले आना है। तो 2 इंटू 2% प्लस इसमें हमने क्या करना है, आर जो है, आर में कितने परसेंट है, 1%, तो 1%, तो प्लस 1% प्लस आ जाएगा हमारे पास टी में, टाइम में कितने परसेंट है, टाइम में है 3%। तो कहने का मतलब ये हो गया 4% प्लस 1% तो प्लस 3%। तो जब भी मल्टीप्लाई हो रही थी टर्म्स तो हम उनके एरर्स को, उनके परसेंटेज एरर्स को या रिलेटिव एरर्स को सीधा ही जमा कर देते हैं। तो ये 4 + 1 5 + 3 8%। तो ये जो हीट डिसिपेट होगी, तो हीट डिसिपेट जो होगी उसमें जो एरर आएगा दैट विल बी 8%। तो इसमें 8 जो है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर आपको बताया 7th क्वेश्चन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इफ़ द फोर्स F, लेंथ L एंड टाइम T आर टेकन एज द फंडामेंटल क्वांटिटीज़ देन व्हाट विल बी द डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी। ये भी बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन आ गया जैसे हमने अभी दो क्वेश्चन इसी टाइप के, सेम टाइप के किए थे। तो उसी टाइप का ये एक और क्वेश्चन आ गया कि फोर्स, लेंथ और टाइम को ले लिया फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और डायमेंशनें निकालनी है डेंसिटी की। तो डायमेंशनें डेंसिटी की, डेंसिटी किसके बराबर होती है, डेंसिटी इज़ m1 L-3 T0। ठीक है, तो ये किसके बराबर लिया है, फोर्स, लेंथ और टाइम। इसकी पावर a ले लो, इसकी b, इसकी c पावर ले लो। तो इसमें क्या होता है कि इसकी डायमेंशनें, फोर्स की आप लिखोगे m1 L1 T-2 रेज़ टू पावर a। लेंथ के लिए लिखोगे L1 रेज़ टू पावर b और टाइम के लिए लिख दोगे t की पावर c। तो इसको अगर आप सॉल्व करो तो m की पावर a, l की पावर a, t की पावर -2a, तो l की पावर b, तो t की पावर c। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो m की पावर a, l की पावर a + b और t की पावर -2a + c। अगर हम इसको ऐसे करते हैं, दोनों साइडों की डायमेंशनों को इक्वेट करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा a विल बी इक्वल टू 1, तो a + b इज़ इक्वल टू -3 एंड -2a + c इज़ इक्वल टू 0। तो ये 3 इक्वेशनें सॉल्व करने पर आपके पास a तो 1 आ ही गया, तो b सेकंड इक्वेशन में पुट करो तो क्या बन जाएगा, 1 + b इज़ इक्वल टू -3। तो b किसके बराबर बन जाएगा, b विल बी इक्वल टू 1 + b इज़ इक्वल टू -3, तो 1 को उधर ले जाओगे, -3 - 1 दैट इज़ इक्वल टू -4। ये -4 के बराबर आ जाएगा। तो इसी तरह a की वैल्यू थर्ड इक्वेशन में भी पुट करो तो आपके पास आ जाएगा -2 × 1 + c इज़ इक्वल टू 0, जिसका मतलब है c विल बी इक्वल टू 2। c की वैल्यू 2 आ जाएगी। अगर आप उसमें पुट करो तो f की पावर है a किसके बराबर आ रहा है, 1 के। तो उसके बाद जो लेंथ है तो b किसके बराबर आ रहा है, -4 के, और c किसके, इसमें c की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है। तो हमारे पास बनेगा F1 L-4 T2, F1 L-4 T2। तो ये क्वेश्चन नंबर 8वां था हमारा। इसमें आ जाता है F1 L-4 T2, तो इसमें C ऑप्शन जो है वो सही आ रहा है, F1 L-4 T2। तो ये हमारे पास C ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। उसके बाद 9th क्वेश्चन है, द मेन स्केल डिवीज़न ऑफ वर्नियर क्लिपर इज़ a centimeter and n divisions on the vernier scale coincide with n-1 divisions on the main scale. The least count of the clipper is in millimeter is। तो इसका हमने लीस्ट काउंट निकालना है, इसका हम लीस्ट काउंट निकालेंगे मिलीमीटर में। लीस्ट काउंट किसके बराबर होता है, लीस्ट काउंट जो होता है वो किसके बराबर होता है, दैट इज़ इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीज़न -1 वर्नियर स्केल डिवीज़न। ठीक है, तो लीस्ट काउंट जो हम करते हैं, लीस्ट काउंट जो होता है वर्नियर क्लिपर का, तो वो इसी तरह से कैलकुलेट किया जाता है
लीस्ट काउंट किसके बराबर होता है, 1 मेन स्केल डिवीज़न माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न। तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि n-1 डिवीज़न्स जो हैं, n-1 डिवीज़न्स जो हैं मेन स्केल के, वो कोइंसाइड कर रहे हैं किसके साथ, n डिवीज़न्स जो हैं वर्नियर स्केल के, उसके साथ कोइंसाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो मेन स्केल डिवीज़न ऑफ ए वर्नियर क्लिपर इज़ a सेंटीमीटर। जो उस मेन स्केल का एक डिवीज़न जो है, 1 मेन स्केल डिवीज़न ऑफ वर्नियर क्लिपर इज़ a सेंटीमीटर, a सेंटीमीटर के बराबर है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। क्वेश्चन 9, इसमें क्या होगा, n वर्नियर स्केल डिवीज़न, n वर्नियर स्केल डिवीज़न किसके बराबर हैं, इट इज़ इक्वल टू n-1 मेन स्केल डिवीज़न। तो एक वर्नियर स्केल डिवीज़न किसके बराबर हो जाएगा, एक वर्नियर स्केल डिवीज़न जो होगा वो हो जाएगा n-1 अपॉन n मेन स्केल डिवीज़न। तो जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि लीस्ट काउंट किसके बराबर होता है, लीस्ट काउंट इज़ इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीज़न माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये किसके बराबर बन जाता है, 1 मेन स्केल डिवीज़न के बदले तो 1 मेन स्केल डिवीज़न ही लिखेंगे, लेकिन 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न के बदले लिखेंगे n-1 अपॉन n, ये लिख लेंगे। तो ये किसके बराबर हो जाता है, दिस इज़ n-n प्लस 1 अपॉन n मेन स्केल डिवीज़न, मेन स्केल डिवीज़न के, तो n और n कैंसिल हो जाते हैं, दिस इज़ इक्वल टू 1 अपॉन n मेन स्केल डिवीज़न। लेकिन मेन स्केल का एक डिवीज़न किसके बराबर है, इसको हम लिखेंगे 1 अपॉन n, मेन स्केल का एक डिवीज़न हमें a सेंटीमीटर के बराबर बताया हुआ है। तो इसको अगर हमने मिलीमीटर में चेंज करना है तो मिलीमीटर में चेंज करने के लिए इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इट विल बी इक्वल टू 10 टाइम्स a, तो अपॉन n सेंटीमीटर मिलीमीटर, क्योंकि हम जब सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10 मिलीमीटर आ जाता है। तो 1 सेंटीमीटर के बदले हमने 10 मिलीमीटर लिख लिया, तो 10 a अपॉन n, ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। लीस्ट काउंट विल बी इक्वल टू 10 a अपॉन n। तो इसमें हमारा जो सही ऑप्शन बन रहा है वो बन रहा है डी, डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्क्रू गाज has a least count of 0.01 millimeter and there are 50 divisions in its circular scale. The pitch of the screw gauge is, तो पिच कितनी हो जाएगी स्क्रू गाज की, तो ये बच्चे याद रखना है आप लोगों ने कि इस केस में जो पिच होती है, या मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि जो इसमें लीस्ट काउंट होता है, लीस्ट काउंट, ठीक है, लीस्ट काउंट, ये मैं क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा हूँ। तो लीस्ट काउंट जो होता है ना, लीस्ट काउंट किसके बराबर हो जाता है, दैट इज़ इक्वल टू पिच। ये फार्मूला होता है जब आप स्क्रू गाज यूज़ करते हो तो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, ये फार्मूला होता है। तो इसके लिए अगर हम देखेंगे कि पिच किसके बराबर हो जाएगा, पिच विल बी इक्वल टू लीस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ डिविजन्स किसके, ऑन सर्कुलर स्केल। तो लीस्ट काउंट हमें बताया गया है, लीस्ट काउंट कितना दिखाया हुआ था हमें, लीस्ट काउंट यहाँ पर हमें दिखाया हुआ था 0.01 मिलीमीटर। तो डिवीज़न सर्कुलर स्केल के ऊपर कितने थे, 50, तो ये आ जाएगा 0.01, तो मल्टीप्लाइड बाई 50, तो 50, तो ये मिलीमीटर्स में था, तो आंसर भी हमारा मिलीमीटर्स में आ जाएगा 0.5 मिलीमीटर। तो 0.5 मिलीमीटर आंसर आ जाएगा। तो हम इसमें देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही बनता है। तो इसमें 0.5 मिलीमीटर जो है, सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कहा हुआ है कि इफ़ tan थीटा इज़ इक्वल टू 1/√5 एंड थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन द वैल्यू ऑफ cos थीटा इज़। तो अगर हमारा tan थीटा जो है वो है 1/√5 के बराबर और थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो cos थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन 11 में हमें क्या दिया गया है कि हमें tan थीटा
टेन थीटा किसके बराबर दिया है, जैसा हमने क्वेश्चन में देखा था, टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√5। तो आप लोग ये बात जानते हो कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + टेन की वैल्यू हमें दी हुई है, टेन थीटा किसके बराबर है 1/√5, तो उसका स्क्वायर आ जाएगा, तो विच विल बी इक्वल टू 1 + 1/5। तो ये कितना बन जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 6/5। 1 + 1/5 इज इक्वल टू 6/5। तो सेक स्क्वायर थीटा जो है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 6/5, तो विच मीन्स सेक थीटा विल बी इक्वल टू √6/√5, क्योंकि उधर जाकर ये रूट बन जाएगा। तो आपको पता है कि ये सेक थीटा अगर बन गया तो कॉस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा, तो ये किसके बराबर बन जाएगा, ये इसका उल्टा हो जाएगा, √5/√6। तो ये हमारा आंसर आना चाहिए कि कॉस थीटा की वैल्यू हमसे पूछी हुई थी, तो कॉस थीटा की वैल्यू जो है दैट शुड बी इक्वल टू किसके बराबर होनी चाहिए, कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू √5/√6। ठीक है, तो √5/√6। तो हम इसमें देख लेते हैं, इसमें ये देखिए कि इसमें जो जो आंसर बताए गए हैं, √5/6, -√5/6, 1/√6, इसमें हमारा जो ऑप्शन जो है कोई मैच नहीं कर रहा, लेकिन इसमें आना चाहिए हमारा, क्या आना चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू √5/√6। ये पहले में नीचे √6 लिखना में गलती हुई है, तो इट शुड बी √5/√6। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही आना चाहिए, क्योंकि लेकिन नीचे आना चाहिए √6। तो हमने जैसे कैलकुलेट किया, इट शुड बी इक्वल टू √5/√6। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसमें हमें बताया गया है कि θ1 + θ2 इज इक्वल टू π/2 एंड θ1 इज इक्वल टू 2θ2, देन द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर θ1 + कॉस स्क्वायर θ2 इज़ कितनी आ जाएगी। तो हमें θ1 + θ2 दिया गया है। ये क्वेश्चन नंबर हम कौन सा कर रहे हैं, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं। तो 12 क्वेश्चन में बेटा हमें जो बात दी गई है वो दी गई है θ1 + θ2 दैट इज़ इक्वल टू π/2, ये हमें दिया गया है π/2 के बराबर, और θ1 इज़ इक्वल टू 2θ2, ये कंडीशन हमें बताई गई है। तो हमसे पूछा क्या गया है, वी हैव टू फाइंड साइन स्क्वायर θ1 + कॉस स्क्वायर θ2। ठीक है, तो साइन स्क्वायर θ1 + कॉस स्क्वायर θ2 जो है ये हमने निकालना है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि θ1 + θ2, θ1 के बदले हम कितना लिख सकते हैं, θ1 जो है ना उसके बदले हम लिख सकते हैं 2θ2, क्योंकि θ1 + θ2 था ना, तो θ1 के बदले हम 2θ2 लिख सकते हैं + θ2, दैट इज़ इक्वल टू π/2। तो π/2 का मतलब क्या होता है, दैट इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसका मतलब 3θ2 इज़ इक्वल टू 90 डिग्री, विच मीन्स θ2 इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90/3, दैट इज़ इक्वल टू 30 डिग्री। तो अगर θ2 30 डिग्री है, तो इस पहली इक्वेशन में से अगर आप देखोगे कि θ1 किसके बराबर बन जाएगा, π/2 होता है 90 डिग्री, तो θ1 कितना बन जाएगा, 90 - 30, दैट इज़ इक्वल टू 60 डिग्री। तो हमारे पास θ1 और θ2 दोनों आ गए। अब हमसे पूछा गया था, बताइए, साइन स्क्वायर θ1 + कॉस स्क्वायर θ2, इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी। तो हम कर सकते हैं साइन स्क्वायर θ1 जो है, θ1 हमने अभी निकाला था 60 डिग्री + कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, ये करेंगे तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू बन जाती है √3/2 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 डिग्री जो होता है वो भी होता है √3/2, तो उसका स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन जाता है, दिस इज़ इक्वल टू 3/4 + 3/4 विच इज़ इक्वल टू 6/4 विच इज़ इक्वल टू 3/2। तो हमारा जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 3/2। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसका आंसर हमारा आना चाहिए 3/2,
तो इसमें हमारा जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, दैट इज़ इट इज़ इक्वल टू 3/2। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन x/2 माइनस y/4 इज इक्वल टू 1। तो हमने स्लोप ढूंढनी है किस चीज़ की, ये क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 13, क्वेश्चन 13 कर रहे हैं। इसमें x/2 माइनस y/4 इज़ इक्वल टू 1। तो इसके लिए हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा 4x माइनस 2y इज़ इक्वल टू 8। एलसीएम निकाल कर उसको उस तरफ ले जाएंगे, ये इक्वेशन बन जाती है। तो इसमें इसको जो 2 से डिवाइड कर दीजिए तो बन जाएगा 2x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 4। तो इसमें y किसके बराबर बन जाएगा, y इज़ इक्वल टू 2x माइनस 4। तो अगर हम इसको इक्वेशन से कंपेयर करें, कंपेयरिंग विद इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन से हमने इसको कंपेयर करना है, कंपेयरिंग विद इक्वेशन y इज़ इक्वल टू mx प्लस सी। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, y इज़ इक्वल टू mx प्लस सी। तो स्लोप किसके बराबर आ जाएगी, m यहाँ पर स्लोप के बारे में बताता है, तो स्लोप के बदले हमारे पास 2 आ रहा है, देयरफॉर स्लोप विल बी इक्वल टू 2। तो स्लोप 2 के बराबर आ जाएगी। तो हमने 13 क्वेश्चन में देखना है कि स्लोप किसके बराबर है, इट शुड बी इक्वल टू 2। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू फर्स्ट ए पार्ट विल बी द आंसर। उसके बाद 14th क्वेश्चन करते हैं, y इंटरसेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन। हमने y इंटरसेप्ट बताना है स्ट्रेट लाइन का किसके बराबर है, ये क्वेश्चन हमारा 14 आ जाता है। तो इसमें हमें दिया गया है x/3 माइनस y/2 इज़ इक्वल टू 1। तो इसको भी हम पहले जैसे हमने पीछे इक्वेशन को किया था, 2x माइनस 3y इज़ इक्वल टू 6। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या बन जाएगा कि हमने पिछली बार की तरह y को ही एक साइड पर करना है, तो हमारा 3y किसके बराबर बन जाएगा, 3y विल बी इक्वल टू 2x माइनस 6। यहाँ हम कह सकते हैं कि y किसके बराबर बनेगा, 2/3x माइनस 6/3, तो वो बन जाएगा 2। तो इसलिए इसमें क्या है कि ये बन जाता है हमारे पास y इंटरसेप्ट। तो इसका मतलब ये है y इंटरसेप्ट जो है वो किसके बराबर होता है, y इंटरसेप्ट जो है वो किसके बराबर बन जाएगा, -2 के बराबर। तो ये हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 क्वेश्चन जो है इसमें -2 जो है वो आ जाएगा, तो सी जो है वो सही आंसर हमारे पास बन जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हम देख लेते हैं। 15 क्वेश्चन जो है उसमें कहा गया कि ए सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर हैज़ रेडियस 5 सेंटीमीटर, द एंगल सबटेंडेड बाई इट एट सेंटर इज़। तो इसमें तो बिल्कुल ही सिंपल है कि आप लोगों को पता है कि एंगल किसके बराबर होता है, एंगल इज़ इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। तो इसमें आर्क हमें 15 सेंटीमीटर बताई गई है और जो रेडियस बताया गया वो 5 बताया गया है। तो इट विल कैंसिल ईच अदर एंड इट विल बी इक्वल टू 3 रेडियन। तो इसका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो उसके बाद फाइंड रूट्स ऑफ इक्वेशन 2x² माइनस x माइनस 3, इसके रूट्स निकालने हैं। ये तो आप लोगों ने बहुत बार किए हुए हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, 2x² माइनस x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0। तो आप इसको लिख सकते हो 2x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि -3x प्लस 2x कितना बन गया, -x। तो इस तरह से अगर आप इसमें पहले में x कॉमन निकाल लो तो आपके पास बचेगा 2x माइनस 3। तो दूसरे में आप क्या निकालोगे, +1 कॉमन निकाल लो तो अंदर बचेगा 2x माइनस 3, तो इज़ इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 3 कॉमन आ गया, 2x माइनस 3, तो साथ में आ जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0 आ गया। तो इसके जो बनेंगे हमारे पास वैल्यूज़ बनेंगी, एक बनेगी 2x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0 विच मीन्स x इज़ इक्वल टू 3/2। ठीक है, तो एक तो बन जाएगी x इक्वल टू 3/2, तो एक बनेगी x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0 जिससे x इज़ इक्वल टू -1। तो एक 3/2
और एक -1। तो इसका आंसर जो हमारा बनेगा, इसका जो आंसर हमारा बन जाता है तो वो कौन सा बनेगा, इसका जो हमारा आंसर बन जाता है तो यहाँ पर हमें दिया गया है एक बन रहा है हमारा कितना 3/2, एक 3/2 और एक -1। तो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट आ रहा है, ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। उसके बाद 17th क्वेश्चन करते हैं, तो वो है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री। तो साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 17th, क्वेश्चन 17th है। 17th क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री। तो साइन 15 बेटा किसके बराबर होता है, साइन 15 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू साइन 45 माइनस 30 डिग्री। ठीक है, तो अब आप साइन ए माइनस बी का फार्मूला लगा दो, ये बन जाता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, ये बन जाएगा साइन 45 की डिग्री साइन 45 जो है इसकी वैल्यू बन जाती है 1/√2, तो साइन कॉस 30 की बन जाती है √3/2, तो माइनस कॉस 45 की 1/√2 और साइन 30 की 1/2। तो ये हमारे पास बन जाएगा √3 2√2 माइनस 1/2√2। तो 2√2 कॉमन निकाल लो, √3 माइनस 1/2√2, √3 माइनस 1/2√2। तो ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पर बन जाती है। तो ये देखते हैं इसमें √3 माइनस 1/2√2, √3 माइनस 1/2√2, तो इसमें जो बी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट आ जाता है। तो हम इसको ये जो हमारा KYPM का जो पेपर था, तो इसको हम 2 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। आज हम 17th क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिया, तो इसके हमारे 13 क्वेश्चन अभी और हैं, क्योंकि टोटल 30 क्वेश्चन हैं, तो 13 क्वेश्चन अभी और हैं, तो वो हम नेक्स्ट कर लेंगे, वो मैं आपको कल करवा दूँगा। तो आज इतना ही रखते हैं, तो इसको आप देख लेना।